हेलो स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है बॉन्ड पोलैरिटी। केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ चुके हैं ऑक्टेन रूल, आयनिक बॉन्ड, बॉन्ड पैरामीटर, लैटिस एनर्जी, डिफरेंट टाइप के 4 वीडियोस हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो रहेगा वो रहेगा बॉन्ड पोलैरिटी। एक तरह से ये बॉन्ड पैरामीटर ही है, लेकिन हम इस बॉन्ड पोलैरिटी को एज ए डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में देखेंगे, उस टॉपिक को उस लिहाज से समझेंगे। तो देखते हैं कि ये बॉन्ड पोलैरिटी होती क्या है। अभी तक मैंने बात की थी कि जो भी बॉन्ड होता है वो या तो आयनिक होता है या कोवलेंट होता है। पर अब मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी जो बॉन्ड हो रहा है वो ना तो 100% आयनिक है, ना ही 100% कोवलेंट है। इट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी आयनिक बॉन्ड अगर है तो उसमें कुछ पार्ट जो रहेगा वो कोवलेंट करेक्टर का रहेगा, और अगर कोई कोवलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध है तो उसमें जो कुछ पार्ट है आयनिक बॉन्ड का भी रहेगा, आयनिक करेक्टर का भी रहेगा। इट मीन्स कोई भी बॉन्ड प्योर नहीं है, ना तो वो 100% आयनिक है और ना ही वो 100% सहसंयोजक है। अगर हम बात करें डायटोमिक मॉलिक्यूल की, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन, इसकी विद्युत ऋणता में बिल्कुल अंतर नहीं है क्योंकि दोनों क्लोरीन की विद्युत ऋणता सेम है। तो इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है तो ना तो इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है ना इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो इस टाइप का जो बॉन्ड होगा वो कैसा बॉन्ड कहलाएगा? वो बॉन्ड कहलाएगा अध्रुवीय प्रकार का, क्योंकि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें डिफरेंस नहीं है। क्योंकि ये सहसंयोजक बंध है इसलिए ये बॉन्ड कहलाएगा अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। परंतु अगर बात करूं, मैं इस Cl की जगह ले लूं HCl, तो हम जानते हैं कि ये जो क्लोरीन है उसकी विद्युत ऋणता जो है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। इसके कारण ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो हल्के से क्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहेंगे। इसलिए जो क्लोरीन पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आएगा, पार्शली आएगा, आंशिक, पूर्ण रूप से नहीं आएगा, और हाइड्रोजन पे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव दो डिफरेंट टाइप के पोल बन गए। तो अब ये जो बॉन्ड है वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ध्रुव बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। जैसे हम चुंबक में लेते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इस तरह से इसमें पोल बन गए, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। तो इसे अब हम कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। कहने का मतलब पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसे हम एटॉमिक मॉडल से भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास ये है, इसे आप क्लोरीन क्लोरीन मान सकते हैं कि ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीन है, या फिर ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है। तो इन दोनों का साइज सेम है, तो इन दोनों की विद्युत ऋणता में किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है कि शेप चेंज है, सब सेम है। इस बिहाव पे आप कह सकते हैं कि इनकी विद्युत ऋणता में अंतर नहीं होने के कारण ये किस नेचर का बॉन्ड रहेगा? ये नेचर का बॉन्ड रहेगा ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। अब इसकी जगह मैं चेंज कर दूं, 8 में इसकी जगह मैं और ये ले लिया, ये मैंने ले लिया। अब ये दो पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे पहले, उसकी विद्युत ऋणता में अंतर नहीं था, वो दोनों सेम नजर आ रहे थे। परंतु अब इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है और इसकी विद्युत ऋणता कम है। आप साइज से ही डिस्कस कर रहे हैं, वैसे इसमें साइज का कोई रोल नहीं है, जस्ट समझने के लिए आज से मैं बता रही हूँ कि मान लो सपोज करो इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है और इसकी विद्युत ऋणता कम है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो इसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे। जब इसकी तरफ शिफ्ट रहेंगे तो इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो ये बात हुई कि जब समान विद्युत ऋणता वाले डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हैं तो उसमें किस टाइप का सहसंयोजक बंध होता है? उसमें अध्रुवीय का होता है। परंतु अगर हम डिफरेंट टाइप के पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लेंगे तो उसमें ध्रुवीय प्रकार का सहसंयोजक बंध होगा। तो अब इससे एक टर्म निकल के आती है जिसे हम कहते हैं डाइपोल मूवमेंट। जिसे हम क्या कहेंगे? डाइपोल मूवमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण।
जिसे हम कहते हैं हिंदी में द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट किससे करते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण को हम डिनोट म्यू से करते हैं, म्यू इसका सिंबल रहता है। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? तो ये द्विध्रुव आघूर्ण है कि किसी ध्रुवीय अणु में, अब ये ध्रुवीय अणु है, उसके आवेशों का मान, उनके जो आवेश है, आवेश को किससे दर्शाते हैं हम? क्यू से। और अगर हम इन दोनों आवेशों को एक दूसरे से सेपरेट करें, किससे करें? दूरी से करें, और वो दूरी क्या है? डी। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या कहलाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण। इट मीन्स किसी ध्रुवीय अणु में आवेशों के मान और उनके बीच की दूरी का जो गुणनफल होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। तो म्यू इज इक्वल टू हो गया Q इंटू डी। अगर इसकी बात करें यूनिट की, तो Q की यूनिट क्या होती है? कूलाम, और D की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट है कूलाम इंटू मीटर। एक इसकी अनदर यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं डेबाई, जिसे हम कहते हैं डेबाई। तो इसकी यूनिट क्या हुई? या तो डेबाई हुई या फिर कूलाम इंटू मीटर इसकी यूनिट हुई। और ये जो एक डेबाई है वो किसके बराबर होती है? क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है वो डेबाई में दिया हुआ होता है, तो या डेबाई में कन्वर्ट करने का पूछ ले, तो एक डेबाई जो होती है वो 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर के क्या होगी? इक्वल होगी। ये मान आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि डाइपोल मोमेंट की इकाई क्या है, या एक डिबाई एक कूलाम इंटू मीटर के किसके इक्वल होती है। तो आप ये याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। द्विध्रुव आघूर्ण है किसी ध्रुवीय अणु में उस पर उपस्थित आवेशों के मान और उनके बीच की जो दूरी है उनका गुणनफल क्या कहलाता है? द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी इकाई कूलाम इंटू मीटर या फिर डेबाई होती है। और इसकी जो मेन एक बात और है कि ये किस तरह की क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी है वेक्टर, सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। फिजिक्स में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा कि राशियां दो प्रकार की होती है, एक अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि जिन्हें दर्शाने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, परंतु जो सदिश राशियां होती हैं उन्हें दर्शाने में डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इट मीन्स इसे हम डायरेक्शन की जरूरत होगी और इसे हम तीर से दर्शाएंगे। कैसे? जैसे H और Cl। तो इसे मैं इस तीर से इस डायरेक्शन से दर्शा रही हूँ। अब आप ये कहोगे कि मैडम आप तीर हाइड्रोजन से सीएल की तरफ ही क्यों लगाया? सीएल से हाइड्रोजन की तरफ ही लगा सकते थे। नहीं, इसका एक बात हमें याद रखनी है कि ये जो तीर लगेगा, ये जो एरो लगेगा, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाएगा। लेस इलेक्ट्रॉन यानी जिसकी विद्युतीनता कम है, और जाएगा किधर? जिसकी विद्युतीनता ज्यादा है। तो इस बॉन्ड में हम देखते हैं कि हाइड्रोजन की विद्युतीनता जो है वो कम है और क्लोरीन की विद्युतीनता जो है वो ज्यादा है। तो ये सिंबल, ये जो एरो लगेगा वो कैसे लगेगा? हाइड्रोजन से क्लोरीन की तरफ पीछे आप ऐसा नोट लगा सकते हैं इसमें। तो इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं डाइपोल मोमेंट को। ओके, अगर अब बात करें जिनका डाइपोल मोमेंट शून्य है, तो वो किस तरह का होंगे? वो अध्रुवीय प्रकार के होंगे। तो अगर म्यू के मान देख ले, तो म्यू अगर शून्य है तो क्या हो गया? वो अध्रुवीय प्रकृति, अध्रुवीय प्रकृति की। और जिनमें म्यू का मान शून्य नहीं होगा वो कैसे प्रवृत्ति के होंगे? वो होंगे ध्रुवीय प्रवृत्ति। ठीक है, अब हम बात करें एग्जाम्पल्स, डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे डाई एटॉमिक में ले लें, पहले डाई एटॉमिक के हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर जिनकी विद्युत ऋणता सेम है, जैसे Cl की विद्युत ऋणता सेम है, तो इसका म्यू क्या होगा? शून्य होगा। परंतु HCl लें तो इस दोनों की विद्युत ऋणता में डिफरेंस है, तो इसका म्यू जो होगा वो शून्य नहीं होगा। और अगर आपको ऑर्डर पूछ लिया जाए, जैसे
HF, HCl, HBr एंड HI। अब इसका ऑर्डर पूछ लिया जाए कि आप इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए डाइपोल मोमेंट के। तो पहली बात तो हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर पता होना चाहिए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले जिसका मान ज़्यादा आता है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, उसको लिखते हैं। देन फर्दर उससे कम और सबसे लास्ट में हम जिसकी वैल्यू सबसे कम होती है। तो अगर हम बात करें इनकी विद्युत ऋणता की, तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। इट मीन्स इसमें 4 सब्ट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होगा? नो डाउट HF में होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट भी किस में ज़्यादा होगा? HF में होगा। तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा? ये, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई ऑर्डर पूछ लिया जाए। तो इस तरह से हमने अभी बात की डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की। पॉली एटॉमिक यानी बहुप्रमाणविक जो होते हैं उनकी बात करते हैं। बहुप्रमाणिक, उससे पहले आपने फिजिक्स में 11th क्लास में वेक्टर वाला चैप्टर पढ़ा होगा। उसमें आपने वेक्टर में जो एक रिजल्टेंट निकालना सीखा होगा, उसी का यूज हम आज यहाँ करेंगे। जैसे पॉलीएटॉमिक में पहला उदाहरण लेते हैं BeF2। क्या लेंगे अब इसमें? BeF2। BeF2 का उदाहरण लें तो Be इधर F और इधर F। इस एग्जाम्पल को हम ऑक्टेन रूल में भी डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो है ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट इन द सेंस कैसे हैं? देखो, Be कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? 2। तो 2 में कितने हो गए? 4। इट मीन्स Be के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन अब कितने रहेंगे? 4। ऑक्टेन कंप्लीट नहीं है। तो ये न्यू नस्टक का जो है उदाहरण था। तो अब देखिए, अब इसकी विद्युत ऋणता फ्लोरीन की विद्युत ऋणता से क्या है? कम है। तो मैं तीर कैसे लगाऊंगी? ऐसे लगाऊंगी। और इसमें भी ये तीर कैसे लगाऊंगी? ऐसे। तो देखिए, दोनों तीर जो है एक दूसरे के अपोजिट है और दोनों का जो मान है इक्वल है एंड अपोजिट है। इट मीन्स इनने दोनों को क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे म्यू का मान क्या आया है? यहाँ पे 0। म्यू का मान क्या है यहाँ पे? 0। उसी तरह से एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं BF3। ये भी न्यू नेस्टक का उदाहरण है। तो बात करें इसकी आकृति की, इसकी आकृति इस टाइप की होती है। ये कम विद्युत ऋणी है, ये अधिक विद्युत ऋणी है। तो तीर कैसे जाएंगे? ऐसे। पर इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? यहाँ। इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहेगा, ये परिणामी रिजल्टेंट रहेगा डाइपोल मोमेंट का। तो ये देखिए, ये दोनों भी जस्ट इसकी तरह समान और एक दूसरे के विपरीत है। तो इसके भी मुंह का मान क्या आएगा? 0। तो इस तरह से हमने BeF2 और BeF3 के उदाहरण को देखा कि इसमें म्यू का मान जो आता है वो 0 आता है। उसी तरह से हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं CCl4 का। तो इसमें देखिए, कार्बन की विद्युत ऋणता क्लोरीन की विद्युत ऋणता से कम है। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? जैसे, तो ये चारों के चारों एक दूसरे के इक्वल और एक दूसरे के विपरीत है। इट मीन्स ये दोनों चारों के मान समान है, परंतु एक दूसरे के विपरीत होने के कारण इसमें म्यू का मान क्या आएगा? 0। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि म्यू इज इक्वल टू 0 वाले मॉलिक्यूल्स कौन से हैं। अब जो बात करेंगे हम कि म्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। जैसे बात करें H2, इसकी विद्युत ऋणता कम, इसकी विद्युत ऋणता भी कम, नेट जो आएगा ऊपर की तरफ। तो इट मीन्स ये म्यू का मान यहाँ पे 0 नहीं होगा। तो इस तरह से कई पोलर मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें म्यू का मान 0 नहीं होता है। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड है और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि NH3 व NF3 दोनों में से किसका जो डाइपोल मोमेंट है वो ज्यादा है? वह क्यों? कि आकृति दोनों की सेम है, तो ज्यादा है और क्यों? इस क्वेश्चन को हम बहुत सही तरीके से, क्लियर तरीके से देखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं।
किसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। तो अगर दोनों की आकृति बनाए तो दोनों की आकृति सेम होगी, पिरामिडी आकृति होगी। नाइट्रोजन पे लोन पे, नाइट्रोजन के बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसने बॉन्ड बना दिए, एक एज ए लोन पेयर रहेगा। तो इसमें देखें तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में किसकी विद्युतीयता ज्यादा है, हाइड्रोजन की कम है, नाइट्रोजन की ज्यादा है। तो एरो कैसे शो होगा, ऐसे होगा। अब इसकी भी बात कर ले, पर इसमें नाइट्रोजन की फ्लोरीन से क्या है, कम है, तो एरो कैसे शो होगा, ऐसे। ठीक है। अब ये जो लोन पेयर वाला है वो कैसे शो होगा, ऐसे। इसके जो लोन पेयर वाला है वो कैसे शो होगा, ऐसे। तो तो देखिए इनके ये जो 3 एरो है और ये जो लोन पेयर वाला एरो है, चारों एक ही डायरेक्शन में होने के कारण इसके म्यू का मान क्या आएगा, ज्यादा आएगा। और ये देखिए ये ऊपर की साइड है और ये तीनों नीचे की साइड है, इसके कारण इसके म्यू का जो मान होगा वो कम आएगा, क्योंकि ये जो 3 है इस ये ऊपर वाले एक को कैंसिल आउट कर देंगे, जीरो नहीं होगा हालांकि, लेकिन कम होगा। तो इट मीन्स म्यू जो है वो NH3 का ज्यादा है किससे, NF3 से। तो ये आप पूरा समझा के आएंगे कि क्यों होता है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता में डिफरेंस देखने को मिलेगा। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा होने के कारण ये चारों एक ही डायरेक्शन शो कर रहे हैं, परंतु NF3 में इन तीनों की डायरेक्शन अलग है और इस फोर्थ वाले की डायरेक्शन अलग है, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। इसके कारण म्यू NH3 जो है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, म्यू NF3 के कंपैरिजन में। इस तरह से हमने आज देखा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है और वो किस टाइप की क्वांटिटी है, और डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स के थ्रू आज हमने इसे डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम फजान रूल से रिलेटेड बात करेंगे। थैंक यू।